हेलो प्रिय छात्रों, मैं हम कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रिय छात्रों, जो ये क्वेश्चन है 2 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन हैं। आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए और याद कीजिए। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अभिलेख क्या है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका, कठोर सतहों जैसे कि पत्थर और धातु पर उत्कीर्ण की गई सामग्री को अभिलेख कहते हैं। यानी कि जो पत्थर और धातुओं की सतहों पर, जो कठोर सतहें पर उत्कीर्ण की गई सामग्री, जो साहित्य उत्कीर्ण किया गया है, उसको अभिलेख कहा जाता है। साहित्य मतलब लिखित में, लिखित में जो शब्द उत्कीर्ण किए गए हैं या जो चिन्ह उत्कीर्ण किए गए हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है उनको पर जो कठोर सतहों पर जो बनाए गए हैं, उनको अभिलेख कहा जाता है। एक बार फिर देखते हैं क्या है, हम समझते हैं इसको। अभिलेख वो होते हैं जैसे कि पत्थर या धातु, धातु जैसे कि कांसे की धातु, तांबे की धातु, ताम्रपत्र अभिलेख वगैरह जो मिले हैं। जैसे कहते हैं कि ताम्रपत्र अभिलेख मिले, यानी कि तांबे की सतहों पर लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो भी एक अभिलेख है। पत्थरों पर अभिलेख मिले हैं, जैसे कि अशोक की शिलालेख हैं। तो अशोक की शिलालेख जो मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं, वृहत शिलालेख मिले हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो शिलालेख मिले हैं उनको भी अभिलेख कहा गया। और उन अभिलेखों जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, तो ये सब क्या है, अभिलेख हैं। इनको बोलते हैं अभिलेख। तो हम परिभाषा के हिसाब से देखते हैं अभिलेख क्या है, कि कठोर सतहों, जितनी भी जो कठोर सतह हैं, चाहे वो पत्थरों की सतह हैं चाहे वो धातुओं की सतह हैं, उन पर जो शब्द एवं चिन्ह उत्कीर्ण किए गए हैं, उत्कीर्ण की गई जो सामग्री है, उसको अभिलेख कहा गया है। उसको अभिलेख कहा गया है। आगे देखते हैं, अभिलेख ये क्या होते हैं। अभिलेख प्राचीन कालीन राजाओं द्वारा अभिलेखों को लिखवाया जाता था, क्योंकि उस समय कागज नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था। तो राजाओं के द्वारा जो अपने संदेश दिए जाते थे, प्रजा को संदेश दिए जाते थे, कुछ नियम उत्कीर्ण आदेश दिए जाते थे, या राजाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, उन कार्यों को का वर्णन, अपनी उपलब्धियों का वर्णन, वह पत्थरों पर या कठोर सतह जो होती थी, धातु की जो सतह होती थी, उस पर उत्कीर्ण करते थे। तो प्राचीन कालीन राजाओं के द्वारा अभिलेखों को लिखवाया जाता था, और इसमें राजाओं द्वारा कराए गए कार्यों, यानी क्या क्या चीजें होती इसमें, राजाओं के द्वारा कराए गए कार्यों का वर्णन मिलता है। इसमें राजाओं के द्वारा जो उपलब्धियां कराई थी उनकी, उनका वर्णन मिलता है। राजाओं के आदेशों का वर्णन मिलता है। इन सब चीजों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी अभिलेखों को जाना जाता है। तो उदाहरण से हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण लिख देंगे कि जी, अभिलेखों में अशोक के शिलालेख हैं, और समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का वर्णन कर सकते हैं हम। और ये जो अभिलेख हैं ये सिक्कों पर भी मिल सकते हैं। ये धातुओं के जो पट्टिकाएं हैं उन पर भी मिल सकते हैं। जो पत्थर की जो चट्टानें हैं उन पर भी मिल सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो साधन है जिन पर अभिलेखों को लिखवाया जाता था। तो ये था हमारा अभिलेख क्या है, इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र के संबंध में 2 महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए, गोत्र व्यवस्था या गोत्र पद्धति। गोत्र पद्धति के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, गोत्र व्यवस्था के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे, यह एक ब्राह्मणीय पद्धति है। यह एक ब्राह्मणीय पद्धति है। यह एक ब्राह्मणीय पद्धति है। तो देखिए, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, यानी कि हम इसको कहेंगे कि उत्तर वैदिक काल। एक तो वैदिक काल, वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व के बाद में से 600 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो गोत्र जो पद्धति का प्रारंभ हुआ है वह
उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ है। अब है क्या ये, इसमें आप देख लीजिए। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो वैदिक ऋषि थे उनके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था, और उन वैदिक ऋषियों के द्वारा ही उस गोत्र को प्रारंभ किया गया था। और यह माना जाता है कि उस गोत्र के सदस्य, जो भी गोत्र होता है, उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। जो भी गोत्र है, जैसे कि भारद्वाज गोत्र है, तो किसी का ये यानी कि वो ऋषि भारद्वाज के वंशज हैं, उसके वंशज हैं। तो इस प्रकार से तो प्रत्येक गोत्र एक ऋषि, वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। तो हम एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। यह व्यवस्था जो ब्राह्मणीय पद्धति व्यवस्था है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि से जुड़ा होता है, यानी कि वह जो गोत्र है उस वैदिक ऋषि के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। जिस भी गोत्र का जो नाम है, जितने भी गोत्र हैं वे ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। वैदिक काल में वे वैदिक ऋषि रहे हैं, और उस गोत्र के सदस्य इसी जो जो गोत्र है, उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज के नाम से जाने जाते हैं। अब इनके नियम क्या है, गोत्र पद्धति का नियम क्या है? इसके दो महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम है इसका, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम यह है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। आपने सिर्फ इतना लिखना है इसमें। एक बार फिर देख लेते हैं। गोत्र पद्धति के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। यहाँ पर पूछे गए थे दो महत्वपूर्ण नियम। तो दो महत्वपूर्ण नियम, उसमें से एक है पहला कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता है। दूसरा है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि समान गोत्र में विवाह इसलिए नहीं हो सकता जो क्योंकि वह एक ही ऋषि के वंशज हैं। कहीं ना कहीं वो आपस में ही भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं, तो इसलिए आपस में विवाह नहीं हो सकता। ये है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा समाज में शासकों के लिए द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा समाज में शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर यह बताया गया जो हड़प्पा सभ्यता को हम प्रारंभ से पढ़ते आए हैं, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के कुछ कार्य हैं। तो यह कहा गया है कि हड़प्पा समाज में शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर लिखिए इसका, उत्तर में। लेकिन यहाँ पर जो बात की है शासक की, शासक वर्ग की बात की, जो शासक की बात की है, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में अभी तक यह कोई पुख्ता या सटीक प्रमाणिकता प्राप्त नहीं हुई है कि वहां पर शासक किस प्रकार के थे। शासक थे, लेकिन किस प्रकार के थे? वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, या वहां पर कुछ विशेष प्रकार के अधिकारियों द्वारा उसका शासन व्यवस्था को देखा जाता था, या पुरोहितों के द्वारा वहां पर शासन व्यवस्था को देखा जाता था? इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में सभी चीजें सुनियोजित तरीके से थी, अच्छी नगर व्यवस्था थी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से संचालन व्यवस्था सभ्यता का होता था, तो उन सभी चीजों को देखते हुए लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में निश्चित रूप से कोई ऐसी नियंत्रणकारी शासन व्यवस्था रही होगी, कोई शासक जरूर
रहा होगा जिसके हाथ में सत्ता थी, या कोई नियंत्रणकारी शक्ति वहां पर जरूर रही होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन, हमारा उत्तर प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसी संस्था जरूर थी जो जटिल यानी कि महत्वपूर्ण फैसले वहां पर लेते होंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता थी, असाधारण तरह की एकरूपता थी, यानी कि इतनी बड़ी सभ्यता में सभी चीजें एक जैसी होना, यह एक असाधारण बात है। वहां पर मर्द भांडों को हम देखते हैं, मोहरे देखते हैं, बाटों को देखते हैं, ईंटों को देखते हैं। इनके आकार संपूर्ण सभ्यता में एक ही अनुपात में थे, संपूर्ण सभ्यता में एक ही आकार में, एक ही अनुपात में ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं। चाहे वहां पर मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो एक जैसे हैं। मोहरे, जो वहां से मोहरे प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिपि लिखी गई है, कुछ लेख लिखे गए हैं, उन वो सब एक ही तरह के हैं। बाट जो वहां पर प्राप्त हुए हैं, बाटों का आकार एक तरह का है। चर्ट पत्थर के बाट बनाए जाते थे, और जो बाट थे वो 16 के गुणज में ही मिले हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस प्रकार के गुणज में दशमलव पद्धति के आधार पर बड़े बाट मिले हैं। तो इस प्रकार के बाट प्राप्त हुए हैं पूरी संपूर्ण सभ्यता में। इसी प्रकार से ईंटों की बात करते हैं, तो ईंटों का जो अनुपात भी एक ही तरह का अनुपात प्राप्त हुआ है ईंटों का संपूर्ण सभ्यता में। तो इन सभी चीजों को देखते हुए लगता है कि जरूर निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता में कोई नियंत्रणकारी ऐसी सत्ता थी जो इन सब कार्यों को कार्यान्वित करते थे। आगे बात करते हैं, जैसे कि नगरों में जल निकास प्रणाली, चौड़ी सड़कें, नियोजित नगर व्यवस्था, व्यापार, आयात और निर्यात, ये सब कार्य हड़प्पा सभ्यता में लगातार होते रहे हैं, हमेशा लगातार चलते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि नगर में जल निकासी प्रणाली अच्छी थी, चौड़ी सड़कें थी, सड़कों की जो थी वो साफ सफाई रहती थी। हालांकि सड़कें जो थी वो कच्ची थी, पक्की सड़कें नहीं थी, लेकिन उनके किनारे किनारे, सड़कों के किनारे किनारे पक्की नालियां बनाई गई थी, जिनमें अच्छी तरह से जल की निकासी व्यवस्था होती थी। नियोजित नगर व्यवस्था वहां पर दिखाई देती है। नगर में व्यापार होते थे, कुछ इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बाजार लगते थे, दुकानें होती थी, चबूतरे प्राप्त हुए हैं, दुकानों के चबूतरे प्राप्त हुए हैं जिन पर व्यापारी बैठकर अपना सामान बेचते होंगे। आयात और निर्यात के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यातायात के साधनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वहां पर कोई ऐसी सत्ता शक्ति रही होगी जिसके हाथ में ये सब शक्तियां होंगी और पूरी तरह से इन सभी कार्यों को कार्यान्वित करते होंगे और नियंत्रित करते होंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार और बंदरगाह इत्यादि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि वह विशाल स्नानागार था वहां पर, और अनुष्ठानिक कार्यों के लिए विशेष अवसरों पर उसका उपयोग किया जाता रहा होगा। अच्छी तरह से इसमें शुद्ध जल, पानी की निकासी और आपूर्ति की दोनों तरह की व्यवस्था थी। अन्नागार, अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि वहां पर अन्न का भंडारण किया जाता था, और अकाल के समय विशेष जो अकाल होते थे, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थितियां होती थी, उनमें जरूर जो शासक वर्ग था वह शहर में या सभ्यता में जो अन्य स्थल होते थे उसमें अन्न वितरण का कार्य करते रहे होंगे। बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल से, और लोथल से बंदरगाह मिलने के से पता चलता है कि वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे जल यातायात का भी उपयोग किया जाता था, जल यातायात के व्यापार द्वारा वहां पर किया जाता था, जल यातायात द्वारा व्यापार किया जाता था। ये सब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जितने भी हमें पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है और जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उपरोक्त सभी साक्ष्यों एवं क्रियाकलापों से अनुमान लगाया जाता है कि
संभवतः यहाँ पर किसी शासक का नियंत्रण रहता होगा या रहा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता पर किसी शासक का वहां पर नियंत्रण रहा होगा और उन शासकों के द्वारा ये सभी कार्य कराए जाते थे, समाज के लिए सब कार्य वहां पर कराए गए। तो प्रिय छात्रों, ये यहाँ तक था। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है, 2 अंक में भी आ सकता है और 5 अंक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, एक हेडिंग डालिए प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति हेडिंग डाल दीजिए इसमें। और उसके पश्चात हम देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की थी। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर? प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का जो संगम होता है वह स्थल को इलाहाबाद कहते हैं, यानी कि प्रयागराज कहा गया उसको प्रयागराज कहते हैं और इसके नाम पर प्रयाग प्रशस्ति इसको कहा गया, इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त, किसके, कौन शासक कौन था? समुद्रगुप्त के राजकवि, समुद्रगुप्त के राजकवि ने इसकी रचना की थी, ये लिखी थी। और यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो एक बार फिर से देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की थी, यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रिय छात्रों, इससे संबंधित जीके में और जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनेक बार, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं लगभग, तो अनेक स्थानों पर इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा? तो राजकवि हरिसेन ने लिखा, हरिसेन ने उसका रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की मूलतः किसके शासनकाल में लिखवाई गई थी? समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखवाई गई थी। प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में है? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, इस प्रकार से। और अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति पर की जो शुरुआत की थी वो समुद्रगुप्त ने की थी और बाद में जो अन्य जो शासक रहे हैं, ऐतिहासिक शासक रहे हैं, उन शासकों के द्वारा भी अपने लेख प्रयाग प्रशस्ति पर लिखवाए गए हैं। आगे देखते हैं, इसमें समुद्रगुप्त के विषय में उल्लेख मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के विषय में उल्लेख मिलता है। क्या क्या इसमें अनेक वर्णन किए गए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, धरती पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप इसमें इसको अलग पॉइंट बना लीजिए कि धरती पर उसका कैसा उल्लेख किया गया, धरती पर समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया है। अनेक गुणों, अगला पॉइंट बनाएंगे इसमें, अनेक गुणों से यश को मिटा दिया गया और ये परमात्मा पुरुष हैं, ये परमात्मा पुरुष हैं। यानी कि जो हम यहाँ कह सकते हैं समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा वहां पर की गई है। तो एक बार फिर से देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने की थी और यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर हम इसमें पॉइंट देखते हैं, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में क्या वर्णन मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त के विषय में उल्लेख है कि धरती पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और इसको एक परमात्मा पुरुष के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में एक परमात्मा पुरुष के रूप में इसको दिखाया गया है। आगे चलते हैं, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि साधु यानी कि जो अच्छे इंसान है, भले के लिए समृद्धि है। समुद्रगुप्त साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे के विनाश का कारण है, बुरे के विनाश का वह कारण है।
ये कहा गया। यानी साधु के लिए तो बहुत अच्छे हैं और जो बुरे हैं उनके विनाश का कारण है समुद्रगुप्त। आगे बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में कि वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। मानवता के लिए दिव्यमान एवं उदारता की प्रतिमूर्ति है। अगला पॉइंट बनाइए आप इसमें यहां से, वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। इस प्रकार से हरिसेन ने इन समुद्रगुप्त का देवताओं के समान वर्णन उनका किया है कि देवताओं के तुल्य उनको बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखवाई गई थी और हरिसेन के द्वारा विभिन्न प्रकार के समुद्रगुप्त के बारे में प्रशंसा यहाँ पर की गई है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही था। निश्चित रूप से आप इसको बार बार अध्ययन करेंगे और ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप इसको अच्छी तरह से लिख पाएंगे। प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्रिय छात्रों, इस तरह से आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।